Hello students, my name is Rajandani and today we are going to start a new chapter that is money and credit. सबका फेवरेट टॉपिक है मनी. हर किसी को क्या चाहिए? मनी चाहिए. और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब होता है लोन्स. तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम कैसे यूज करते हैं और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, कैसे मॉडर्न टाइम में मनी इवॉल्व हुई है. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. आप मुझे एक बात बताओ कि मनी की इंपॉर्टेंस क्या है, मनी क्यों रिक्वायर्ड है. क्यों? अगर हमें कोई भी चीज चाहिए तो मनी चाहिए. सबसे पहले हमारी नीड्स और वांट्स को कंप्लीट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? मनी रिक्वायर्ड होती है. बट हम टेक्निकलिटी में बात करें तो मनी क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, अपने आसपास लोगों को देखो और मुझे एक बात बताओ कि आपको जो भी चीज खरीदनी है और जो भी लोग बेच रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो पैसे ले रहे हैं और पैसे दे रहे हैं. अगर आपको चॉकलेट चाहिए, अगर आपको घूमना है, अगर आपको रेस्टोरेंट में खाना खाना है, अगर आपको चिप्स खानी है, वेजिटेबल्स खानी है, तो उन सब के लिए आपको क्या देने होंगे? उन सब के लिए आपको पैसे देने होंगे. और जो सर्विसेज आपको अवेलेबल करवा रहा है या जो भी चीजें आपको बेच रहा है उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? आप दे रहे हो मनी. तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जितनी भी नीड्स और वांट्स को कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी है? मनी जरूरी है. तो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनी. अब मनी, जो भी चीज अगर आपको चाहिए, आपको खरीदनी है, वो आप किसके थ्रू कर सकते हो? वो कर सकते हो आप मनी के थ्रू. सो मनी हेल्प अस टू बाय थिंग्स वी नीड और वी वांट. और इसने क्या किया? बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए. अगर किसी को कुछ खरीदना है और किसी को कुछ बेचना है तो सिंपली आपको पैसे देने हैं और पैसे लेने हैं. दैट्स इट. अगर आप बायर हो तो आप क्या करोगे? आप पैसे दोगे. और अगर आप सेलर हो तो आप पैसे अर्न करोगे. सो दैट इज अ ट्रांजेक्शन प्रोसेस. तो जो ट्रांजेक्शन है उसको मनी ने बहुत ज्यादा इजी कर दिया. और मनी इज रेफर्ड टू एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सपोज करो कि अगर पैसा नहीं होता तो हम कैसे एक दूसरे को कैसे चीजें खरीद रहे होते, कैसे सिस्टम वर्क करता, तो हमें कैसे चीजें वर्क करती, कैसे इंटरमीडिएटरी होता. तो मनी क्या काम करती है? मनी इंटरमीडिएट का काम करती है. जिसे जो चीज चाहिए वो इजीली खरीद सकता है पैसे से. तो मनी एक इंटरमीडिएट का वर्क करती है. जैसे कि आपको कोई ड्रेस चाहिए या आपको भूख लगी है, आपको जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना है, तो सिंपली आपको फूड ऑर्डर करना है, आपको फूड मिलेगा और उसके बदले में आपको पैसे देने हैं, मतलब एक्सचेंज करना है. तो मनी ने क्या किया? मनी ने एक इंटरमीडिएट का वर्क किया. सेलर को क्या मिला? पैसे मिले. और जिसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी उसे वो चीज मिल गई. या तो हो सकता है वो गुड्स हो या हो सकता है वो सर्विस हो. तो जिसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो इजीली मनी ने पूरी कर दी. तो मनी एक इंटरमीडिएट का वर्क करती है. तो हमने देखा मनी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट एंशियंट टाइम में क्या होता था? एंशियंट टाइम में चलता था बार्टर सिस्टम. अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? देखो, बार्टर एंशियंट टाइम में मनी तो होती नहीं थी. लोगों के को पता ही नहीं था कि मनी होती क्या है. उस टाइम में चलता था बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में जैसे कि मैं हूं, मैंने फार्मिंग करी व्हीट की और मैंने बहुत सारा व्हीट उगा लिया. बट खाने के लिए तो मुझे वेजिटेबल्स भी चाहिए, मुझे राइस भी चाहिए और मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए. तो मैंने क्या किया? मैंने बोला कि किसी दूसरे पर्सन को जिसने राइस ग्रो किया कि आप मुझसे एक बैग व्हीट का ले लो और आपका एक बैग राइस का मुझे दे दो. तो हमने क्या किया? हमने एक्सचेंज कर लिया. हमने जो उसे चाहिए था वो मैंने उसे दे दिया और जो उसे चाहिए था उसने मुझसे ले लिया. तो हमने क्या किया? हमने एक्सचेंज कर लिया. और जैसे कि पहले जमाने में आपको हेयर कट लेना होता था तो उसके लिए भी आपको क्या पे करना होता था? आपको व्हीट या कुछ भी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपको पे करना होता था एज अ मनी फॉर्म. तो आपने देखा कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है? बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता है गुड्स का और सर्विसेज का. डायरेक्टली हम एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट्स को.
कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है। बट बार्टर सिस्टम इतना इजी नहीं होता है, बार्टर सिस्टम में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। कैसे कॉम्प्लेक्सिटी? जैसे शूज, एक शू मेकर है, मतलब वो शूज को मैन्युफैक्चर करता है। पर मुझे एक बात बताओ, जो शूज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो क्या वो शूज खाएगा? उसे खाने के लिए तो क्या चाहिए? व्हीट चाहिए, राइस चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए। तो बार्टर सिस्टम में हमने क्या देखा था? डायरेक्टली एक्सचेंज हो रही थी चीजें। तो शू मेकर ने बोला कि मेरे पास क्या है? मेरे पास शूज है और मुझे व्हीट चाहिए। अब जो नेक्स्ट पर्सन है जिसके पास व्हीट्स हैं, बट इस इंसान को शूज नहीं चाहिए, ये बोले मुझे तो शूज नहीं चाहिए, मुझे तो क्लोथ्स चाहिए। तो आपने देखा कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो पे नहीं कर सकता, क्योंकि बार्टर सिस्टम में क्या होता है? डायरेक्टली एक्सचेंज होता है चीजों का। फिर जो थर्ड पर्सन है, आई वॉन्ट शूज, अब इसको शूज चाहिए, बट ये इस इंसान को बोल रहा है पर मैं आपको व्हीट कैसे दूं? तो ये नेगोशिएट कैसे करेंगे? कैसे वैल्यू डिसाइड करेंगे? तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसके अंदर कोइंसिडेंस होता है कि एक इंसान जो चाहता है दूसरा इंसान भी वही चाहे। तो ये क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब जो एक पर्सन को चाहिए दूसरे पर्सन को भी सेम वही चीज चाहिए, तब वो इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। बट ऐसा हर बार पॉसिबल हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। हर बार हमें ऐसे लोग मिल जाए जो चीज हमें चाहिए वही चीज दूसरा बेच रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता था। तो इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसमें क्या होता था? व्हेन बोथ पार्टीज हैव व्हाट द अदर वांट्स एंड आर विलिंग टू ट्रेड। जैसे मुझे चाहिए शूज और आपको चाहिए क्लोथ्स, पर हम अगर एक्सचेंज करेंगे तो हमारी जो वांट्स है वो कोइंसिडेंस नहीं हो रही है, मतलब सेम नहीं है, तो हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर सेम है तो हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब जो बार्टर सिस्टम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिर इट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? डायरेक्टली एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का। और मैनी मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब हमने बात किया था मनी की क्या इंपॉर्टेंस है, मनी क्यों इंपॉर्टेंट है। जो भी बायर है और सेलर है, अगर आपके पास मनी है तो आप इजीली पैसे दोगे और जो भी चीज आपको चाहिए वो आप इजीली ले लोगे। तो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स थी कि मुझे ये बेचना है और आपको ये खरीदना है, ये जो चीज थी वो एलिमिनेट कर दी मनी ने। अब आप क्या कर सकते हो? आप मनी देकर कुछ भी खरीद सकते हो और कुछ भी बेच सकते हो। तो मनी ने किसका वर्क किया? मनी ने वर्क किया एज अ इंटरमीडिएट का। अब हमने मॉडर्न टाइम में तो देखा है कि मनी है, पर एंशियंट टाइम में पहले तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या करते थे? लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स का और सर्विसेज का। उसके बाद लोगों को फील हुआ कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हर बार हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लोगों ने क्या किया? एज द मनी अलग अलग चीजों को यूज करना स्टार्ट किया। जैसे कि वो व्हीट यूज करना स्टार्ट किया, केटल्स को यूज करना स्टार्ट किया, अलग अलग तरह के कॉइन, जैसे कि सिल्वर कॉइन्स हो गए, गोल्ड कॉइन्स हो गए, ब्रास कॉइन्स हो गए, इन सबको यूज करना स्टार्ट किया। और फाइनली हमारी करेंसी बनी जिसमें नोट्स आते हैं और कॉइन्स आते हैं। तो कैसे चेंज हुआ? सबसे पहले आया हमारे पास कैटल्स एंड ग्रेन्स, उसको वो चेंज होकर एज ए मनी वो यूज हुआ। उसके बाद मेटालिक कॉइन्स हुए, मेटालिक कॉइन्स मतलब गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। उसके बाद क्या यूज किया गया? उसके बाद करेंसी और डिपॉजिट्स को यूज करना स्टार्ट किया। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मॉडर्न एरा में हम क्या यूज करते हैं? हम करेंसी यूज करते हैं। और करेंसी का मतलब क्या हुआ? करेंसी का मतलब हुआ नोट्स और कॉइन्स। हम क्या यूज करते हैं प्रेजेंटली? हम यूज करते हैं कॉइन्स और नोट्स, जिनसे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, हमारी नीड्स कंप्लीट होती है, हमारी वांट्स कंप्लीट होती है। किससे? मनी से। और मनी एज अ इंटरमीडिएटरी वर्क करता है। अगर हमें कुछ भी खरीदना हो या कुछ भी बेचना हो तो उसमें मनी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो करेंसी है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जो करेंसी है वो एक पेपर नोट है और कोई भी करेंसी बना सकता है। अगर मैं चाहूं कि मैं बैठ के करेंसी बनाना स्टार्ट कर दूं तो करेंसी ऐसे नहीं बनती है। करेंसी के लिए स्पेसिफिक पेपर यूज होता है और वो वाइडली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं डॉलर की, तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ डॉलर हर जगह एक्सेप्ट होता है।
और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में क्या चलता है एज अ करेंसी? रुपीस चलता है। तो जो भी करेंसी है वो वाइडली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ये फर्स्ट क्वालिटी हुई। और जो सेकंड क्वालिटी है वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड होना चाहिए। किसके थ्रू ऑथराइज्ड होना चाहिए? गवर्नमेंट के थ्रू। अब जो भी करेंसी है वो कौन ऑथराइज करेगा? गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी। और जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया में कौन पब्लिश करता है, कौन निकालता है, कौन इशू करता है? वो है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये किसके थ्रू गारंटी है? ये गारंटी है सेंट्रल बैंक के थ्रू कि ये जो नोट है वो ऑथराइज्ड है, ये नोट वैलिड है, आप इसे आराम से यूज कीजिए। तो ये जो करेंसी है वो क्या है? वैलिड करेंसी है। और नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल्स। एक बात बताओ, क्या ये सोने से बनी हुई है? क्या ये चांदी से बनी हुई है? नहीं, ये एक पेपर से बनी हुई है, स्पेसिफिक टाइप के पेपर से बनी हुई है। और क्या आप इस नोट को कुछ और यूज कर सकते हो क्या? जैसे कि पहले जमाने में क्या चलता था? एंशिएंट टाइम में ग्रेन्स चलते थे, कैटल्स चलते थे। तो अगर किसी ने कुछ रिटर्न नहीं किया, अगर ग्रेन्स आपको एज अ मनी मिला है, तो आप उसे खा भी सकते हो, कैटल से आप दूध निकाल सकते हो। बट ये जो मनी है वो एक इंटरमीडिएटरी का वर्क कर रही है। इसके अंदर आप कुछ भी इसको फिजिकली यूज नहीं कर सकते, इसे आप खा नहीं सकते, आप इसका कुछ यूज नहीं कर सकते। बट इसकी हेल्प से आप चीजों को खरीद सकते हो, गुड्स को खरीद सकते हो, सर्विसेज को खरीद सकते हो। इसलिए करेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसका लीगल टेंडर है इंडिया के अंदर। लीगल टेंडर मतलब आप अलग अलग कई जगहों पे पेमेंट्स कर सकते हो, उसके साथ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो इसके थ्रू। और अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसका पेमेंट कर सकते हो आप इसके थ्रू। और अगर आपको टैक्सेस पे करने हैं तो वो आप करेंसी के थ्रू टैक्सेस पे कर सकते हो। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करेंसी। आप एक बात बताओ, जो भी लोग अर्न करते हैं क्या वो सारे पैसे खर्च कर देते हैं क्या? जितने भी वो अर्न करते हैं, तो कुछ पैसे क्या होते हैं? एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। तो हम एक्स्ट्रा पैसे का क्या करते हैं? तो एक्स्ट्रा पैसे को लोग क्या करते हैं, पर्सन्स क्या करते हैं? बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक के बाद डिपॉजिट तो कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान बिना अपने मतलब के बैंक को डिपॉजिट कर दे। हर इंसान चाहेगा अगर उसने कुछ दिया है तो इन रिटर्न उसे कुछ और मिले। तो रिटर्न में बैंक क्या देती है? एक्स्ट्रा पैसा देती है। अब मेरे समझो मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा थे, तो वो 100 रुपए एक्स्ट्रा मैंने क्या किए? बैंक में डिपॉजिट कर दिए जाके। अब बैंक ने आफ्टर सर्टेन टाइम मुझे 110 रुपीज दिए, मतलब मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा दिए गवर्नमेंट ने और उस बैंक ने कि आपने जो पैसा हमारे पास रखा है ना, एक्स्ट्रा पैसा, उसके 10 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा मिले। मतलब जो भी कैश आपके पास एक्स्ट्रा है, आपने अपने पास ना होल्ड करके क्या किया? बैंक में डिपॉजिट किया। और सर्टेन टाइम के बाद जो बैंक था उसने आपको इंटरेस्ट पे किया। सो आपने अपनी मनी को होल्ड ना करके क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। So besides holding currency, people also keep money as deposit with bank. अब क्या हुआ? आफ्टर सर्टेन टाइम, सपोज मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज है और मुझे रिक्वायरमेंट है 2,000 रुपीज की। तो मैं क्या करूंगी? बैंक में जाऊंगी, वहां की रिसिप्ट को फिल करूंगी और फिल करूंगी कि मुझे 2,000 विड्रॉल कर रहे हैं, मतलब मैं 2,000 रुपीज की डिमांड करूंगी। तो इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। अगर मुझे चाहिए कि 2,000 रुपीज मेरे अकाउंट से विड्रॉल हो जाए, तो मैंने क्या की? डिमांड करी। और क्यों डिमांड करी? जो मेरा डिपॉजिट अमाउंट था उसी से मैंने डिमांड करी, तो इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। वैसे ही टाइम डिपॉजिट्स भी होते हैं, जैसे कि एफडीज होती हैं और रेकरिंग अकाउंट्स होते हैं, रेकरिंग अमाउंट्स होते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जब एक टाइम हो जाता है, सर्टेन टाइम के बाद आपको मिलती हैं। आपके कोर्स में है डिमांड डिपॉजिट। तो जैसे आपने डिमांड करी उसके बाद आपको पैसे मिल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम withdrawn on demand, that is called demand deposit. So banks pay interest on these deposit. मैंने आपको बताया था आफ्टर सर्टेन टाइम क्या करती है बैंक? बैंक आपको इंटरेस्ट पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट देती है उस अमाउंट का। सो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट अमाउंट। एंड कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग पेमेंट्स थ्रू चेक्स। अब क्या होता है? बैंक आपको एक और फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं
और अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो तो आप वो पेमेंट चेक्स के थ्रू भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इन कैश वो पेमेंट करो। आप चेक के थ्रू कैसे कर सकते हो? इस तरह का एक चेक होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसी पेइंग, मतलब ये सिर्फ डायरेक्टली अकाउंट में जाएगा पेमेंट। और जिस भी पर्सन को आपको वो पे करना है, आपको उसका नेम यहाँ पर लिखना है और आपको वहाँ पे डेट फिल करनी है। फिर आपको जितना अमाउंट पे करना है आपको वर्ड्स में यहाँ लिखना है और डिजिट्स में वहाँ लिखना है। आपको सिग्नेचर करना है, अपना अकाउंट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद ये जो बैंक अकाउंट होता है, ये जो अकाउंट नंबर होता है वो हर इंसान का स्पेसिफिक होता है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ये बैंक का नाम है, ये उसका ब्रांच नंबर है, ये उसका एड्रेस, सब कुछ यहाँ मेंशन होता है। उसके बाद चेक नंबर, ये कोडिंग की भी कुछ लैंग्वेज होती है जो सब बैंक्स की स्पेसिफिक होती है। तो ये क्या है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके अकाउंट में मनी है वो दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेमेंट्स कर सकते हो। सो चेक इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेरे अकाउंट से ये ट्रांसफर कर दो इस अकाउंट के अंदर। सो दैट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द बैंक। हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को कि इतना अमाउंट आप मेरे अकाउंट से इस स्पेसिफिक पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सो दैट इज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। तो हमने देखा कि कैसे मनी हेल्प कर रहा है सब लोगों की, फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांजेक्शन्स को। तो मनी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफस्टाइल को जीने के लिए, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी वांट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मनी नहीं होता तो सोचो अभी भी हम कैटल्स को एक्सचेंज कर रहे होते या फिर मनी को एक्सचेंज कर रहे होते, एज अ ग्रेन्स एक्सचेंज कर रहे होते। जैसे मैं आपको पढ़ा रही होती तो आप मुझे बोल रहे होते कि मैम एक बैग व्हीट का मैं आपको दे दूंगा। मतलब कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे वो लेने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी से जाना होता। तो मनी ने क्या किया, मनी ने सारी चीजों को इजी किया, हमारी इकोनॉमी को फैसिलिटेट किया, हमारे ट्रांजेक्शन्स को स्मूथ किया। तो मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो ये सारा था मनी के बारे में, और मुझे पता है ये सबका आपका फेवरेट टॉपिक है। अब इतना कुछ हमने पढ़ा मनी के बारे में, बार्टर सिस्टम के बारे में, कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आपने जितना भी पढ़ा है आपको कितना रिटेन हुआ है। सो इट्स टाइम टू चेक योर नॉलेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is an essential feature of barter system? तो बार्टर सिस्टम में क्या बताया था मैंने, इसमें डायरेक्टली एक्सचेंज होता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मनी कैन इजीली बी यूज टू बाय एनी कमोडिटी और सर्विस। तो हम यहाँ मनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज बार्टर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो मैंने आपको बताया था जो आपको बेचना है, अगर सेम प्रोडक्ट मुझे चाहिए और जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो मेरे पास है, जैसे मेरे पास राइस है और आपके पास व्हीट है, आपको व्हीट चाहिए और मुझे राइस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इजीली एक्सचेंज कर लेंगे। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। सो आंसर बी इज करेक्ट। बार्टर सिस्टम वर्क ही किस पे करता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स पे वर्क करता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, which one of the following is not a modern form of money? तो modern form of money क्या नहीं है? फर्स्ट एग्जाम्पल इज पेपर मनी। क्या पेपर मनी मॉडर्न, क्या हम पेपर मनी यूज करते हैं, अभी यूज करते हैं ना। 500 का नोट देख लो, 500 का नोट, 2000 का नोट, 10 रुपीज का, 20 रुपीज का, तो ये सब क्या है, पेपर मनी है। नेक्स्ट वन इज डिमांड डिपॉजिट। तो मैंने आपको बताया था कि चेक क्या एक डिमांड डिपॉजिट है। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हो तो आप क्या कर सकते हो, चेक्स भी यूज कर सकते हो। अभी तो यूपीआई भी चल गया है, क्रेडिट कार्ड्स चल गए हैं, डेबिट कार्ड्स चल गए हैं, तो बहुत सारे फॉर्म्स चल गए मनी के। और थर्ड वन इज कॉइन्स। कॉइन्स आप यूज कर सकते हो। अब मुझे बताओ, प्रेशियस मेटल्स, क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या मुझे सोना चांदी दे रहे हो, क्या आप क्या मुझे प्रेशियस मेटल्स दे रहे हो? क्या हम एज अ करेंसी प्रेशियस मेटल्स यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज रॉन्ग। सो आंसर डी। थर्ड क्वेश्चन इज
which among the following issues currency notes on behalf of the central government? अब मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन इशू करता है नोट्स को, कौन गारंटी देता है, कौन ऑथराइज करती है गवर्नमेंट, बट इशू कौन करता है, इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारी सेंट्रल बैंक है, तो कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. So this is it from my side. Till the next session, keep learning. Thank you so much.